नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज वाली कक्षा में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसको विद्यार्थी वर्ग NEP 2020 बोलते हैं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको लेकर हम बात करते हैं। इससे पहले जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कब की थी? 1986 वाली थी। बात समझ में? 34 साल पहले वाली बात थी। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो इसमें बहुत सारे बिंदु शामिल हैं जो आपको जानने चाहिए, क्योंकि भविष्य के शिक्षक तो आप लोग भी होंगे, तो आपको जानना चाहिए। अच्छा, इसमें 5 स्तंभ हैं मुख्य रूप से, जो 5 बिंदु ऐसे हैं जिनको हम कहेंगे कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत स्तंभ हैं। आधारभूत स्तंभ हैं कौन कौन से हैं? एक है पहुंच। पहुंच से मतलब क्या हुआ? पहुंच से मतलब हुआ कि सबकी पहुंच शिक्षा तक हो, शिक्षा तक पहुंच सबकी आसान हो जाए, सरल हो जाए। जो शिक्षा से विमुख हो चुके हैं, जो शिक्षा से दूर हो चुके हैं, ऐसे करोड़ों विद्यार्थियों को भी शिक्षा देनी है। बात समझ पाए? इसलिए आप देखेंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा में जो ओपन एजुकेशन सिस्टम है उसमें इन्वेस्ट करने की बात की गई है, उसको प्रोत्साहित करने की बात की गई है, ताकि जो शिक्षा से दूर हो गए हैं उनको पुनः शिक्षित किया जा सके, उन्हें ज्ञान दिया जा सके, उन्हें शिक्षा दी जा सके। तो पहला आधारभूत स्तंभ है पहुंच। दूसरा है समता, इक्विटी की बात आती है। समता का अर्थ क्या हुआ? कि समान रूप से, यानी कि सबके लिए जो शिक्षा के अवसर हैं वो समान रूप से उपलब्ध रहें, यानी कि शिक्षा तक जो पहुंच है वो सबकी हो, सबके लिए समान हो। तीसरा बिंदु आप इसमें ध्यान रखेंगे, गुणवत्ता। गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच हो गई, सभी के लिए शिक्षा समान अवसर उपलब्ध हो गई। शिक्षा कैसी होगी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, वहनीयता। वहनीयता, वहनीयता का मतलब क्या हुआ? कि यही वाली बात कि भाई पहुंच कैसे बढ़ेगी? यदि हमने शिक्षा में होने वाले खर्च को कम कर दिया तो क्या होगा कि उस तक पहुंच बढ़ जाएगी। पहुंच कैसे बढ़ती है? जैसे क्या होता है कि हमारे बजट से चीजें बाहर होती हैं। जैसे आप देखिए, पहले इंटरनेट सस्ता नहीं था, पहले इंटरनेट महंगा होता था। जो आज हम पर डे कुछ जीबी का जो हम प्रयोग करते हैं, पहले 1 GB 1 महीने के लिए मिलता था। तो तब इंटरनेट का प्रयोग करने वाले कम लोग थे। लेकिन जैसे इंटरनेट सस्ता हुआ तो उसकी पहुंच जो है वो बढ़ गई, उसका जो दायरा है वो बढ़ गया। ठीक इसी प्रकार से यदि शिक्षा वहनीय होगी, वहनीय होगी मतलब यदि सबके बजट में हो, हर कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने में होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम हो, तो शिक्षा की जो पहुंच है, शिक्षा का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बिंदु को भी ध्यान में रखा गया है। और अंतिम जो आधारभूत स्तंभ है वो है जवाबदेही। जवाबदेही कि भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये 5 आप कह लीजिए कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी 2020 की, उसके ये 5 आधारभूत स्तंभ हैं। बात समझ में आई होगी। अब इसके उद्देश्यों को लेकर कुछ बातें आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हम कहें NEP 2020 के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है? तो जैसे उन्हीं सारे 5 जो हमने आधारभूत स्तंभों की बात की, उसको ध्यान में रखना है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो आपने ये देखा होगा कि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को काफी लचीला बनाया गया है। लचीला बनाया गया का मतलब फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। फ्लेक्सिबल कर दिया गया है कि और आसान शब्दों में समझ लीजिए, जैसे एक विद्यार्थी को जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है। और सरल करते हुए समझ लीजिए कि कोई विज्ञान विषय का विद्यार्थी है, उसको विज्ञान पढ़ना है, वो विज्ञान विषय का विद्यार्थी है, लेकिन उसकी रुचि इतिहास पढ़ने में भी है, उसकी रुचि इतिहास पढ़ने में भी है, तो वो पढ़ सकता है, वो इतिहास पढ़ सकता है। इतना लचीला बनाया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को। कोई फिजिक्स का विद्यार्थी है, उसको अकाउंट्स पढ़ना है, पढ़ लो। अकाउंट्स वाला विद्यार्थी है, उसको भूगोल पढ़ना है, पढ़ लो। बात समझ आ गई यहां तक की? दूसरी बात आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन में एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। एग्जिट के ऑप्शन का अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई विद्यार्थी बीच से 1 वर्ष करके या 2 वर्ष करके पढ़ाई को छोड़कर किसी दूसरी चीज को करना चाहता है, तो उसने जो 1 वर्ष या 2 वर्ष जो भी किया, उसका प्रमाण पत्र उसको मिल जाएगा
कि हाँ भाई, इस जैसे अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि यदि किसी ने 1 साल ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया तो वो उसको कुछ मिलता नहीं था, वो कहीं नहीं गिना जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि यदि किसी ने 1 साल करके छोड़ दिया है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि किसी ने 2 वर्ष करके ग्रेजुएशन को छोड़ा है तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तीसरी बात, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बालक हैं उनकी सोच को क्रिएटिव करने पर बल दिया गया है कि सोच को क्रिएटिव करो, नाहक ही बच्चों के बैग का वजन ना बढ़े, बच्चों के विचारों का विकास हो, बच्चों की सोच क्रिएटिव हो। आप देखेंगे इसलिए क्या है कि 6th क्लास से कोडिंग को भी शामिल किया गया है। स्कूलों को भी टेक्निकल इक्विटी आप कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी के साथ में कि अपडेट करेंगे स्कूलों को, डिजिटल लैब बनाई जाएंगी। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो यदि हम उद्देश्यों को लेकर कुछ बिंदु नोट करें तो हम ये कहेंगे, एक तो कि इस समय की जो जरूरतें हैं इस सदी की, जिसे 21वीं सदी को हम क्या कहते हैं, 21वीं सदी को हम कहते हैं कि ये आईटी की सदी है, ये आईटी की सदी है। जब आईटी की सदी है तो हर समय, हर काल की, हर सबकी ना परिस्थितियां अलग होती हैं, तो हर समय की मांग अलग होती है, हर समय की शिक्षा से जरूरतें अलग होती हैं। तो इस समय की भी जरूरतें अलग हैं, उन्हीं को ध्यान में रखा गया है। तो एक बिंदु हम क्या लिख लेंगे कि 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल विद्यालय और कॉलेज की शिक्षा को, विद्यालय और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र और आप कह लीजिए लचीला बनाना। जब आप शिक्षा को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो बालकों की अद्वितीय क्षमताएं हैं वो निकलकर सामने आती हैं। आप शिक्षा को जब भी आप भयमुक्त कर देंगे विद्यार्थी को, जब भी विद्यार्थी तनाव मुक्त होगा, तो ऐसे में उसके द्वारा जो अधिगम किया जाता है वो वास्तविक अधिगम होता है। आप जिसको कहते हैं ना कि मैं अपने 100% के साथ पढ़ रहा हूं, मैं अपना 100% दे रहा हूं, वो कब दे पाता है विद्यार्थी? जब वो भयमुक्त हो, जब उसे किसी प्रकार से ये ना हो कि कोई टेंशन है, तनाव नहीं होना चाहिए। बात समझ पाए? दूसरा बिंदु आप इसी में ये कह सकते हैं कि यानी कि क्या, प्रत्येक विद्यार्थी में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना। यहीं से क्या करेंगे, जब अद्वितीय क्षमताएं सामने आएंगी विद्यार्थी की, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, अंततः विद्यार्थियों का सशक्तिकरण होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का सशक्तिकरण। विद्यार्थियों का सशक्तिकरण, जो शिक्षा छोड़ चुके हैं उन्हें वापस शिक्षा के क्षेत्र में लाना है। तो उद्देश्य एक, आप ऐसे ही लिख लीजिए, ओपन एजुकेशन सिस्टम को प्रोत्साहित करना, में इन्वेस्ट किया जाएगा, प्रोत्साहित करना, अनुसंधान पर बल देना, यानी कि शोध कार्यों पर, रिसर्च पर बल देना। एक आप कहिए विद्यार्थियों की सोच को क्रिएटिव करना है। विद्यार्थियों की सोच को क्रिएटिव करना, विद्यार्थियों की सोच को क्रिएटिव करना। बात समझ पाए? आपको ये ध्यान रखना है, उद्देश्य क्या हो गए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, इसमें करना क्या है भाई, विद्यार्थी मोटिवेट होने चाहिए, विद्यार्थियों का सशक्तिकरण होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा कि विद्यार्थी भयमुक्त रहे, तनाव मुक्त रहे, विद्यार्थी
स्वतंत्र है कि उसको जो पढ़ना है, उसको जो अधिगम करना है वो अधिगम करे। उसको विज्ञान का भी मान लीजिए, उसको विज्ञान भी पढ़ना है लेकिन उसकी रुचि इतिहास में भी है, तो वो दोनों पढ़ ले। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जब आप इसमें ये लचीलापन दिया गया, तो ये लचीलापन देने से क्या होगा कि जो विद्यार्थियों की अंदर जो अद्वितीय क्षमताएं निहित हैं वो क्षमताएं सामने आएंगी, उन क्षमताओं को पोषित किया जाएगा। तो क्या, जिसको कहते हैं कि भाई क्या होगा, टैलेंट निखर कर सामने आएगा। बात समझ पाए? इससे क्या होगा, विद्यार्थियों का सशक्तिकरण होगा। विद्यार्थियों की जो सोच है, विद्यार्थी और क्रिएटिव होंगे, उनकी सोच क्रिएटिव हो जाएगी। कुछ विशेषताओं को लेकर यदि बात करें, विशेषताएं हम केवल बहुत संक्षेप में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अभी समझ रहे हैं, केवल एक सामान्य समझ हमारी बननी चाहिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। तो जैसे एक पैटर्न को लेकर आपको ये जानना है कि भाई पहले पैटर्न क्या चलता था हमारा, ये पहले पैटर्न ये था। अब क्या है, हम कहें एनईपी के अंतर्गत क्या पैटर्न फॉलो किया जाएगा, 5 + 3 + 3 + 4 का। यानी कि क्या किया गया, और इसको आप ये कह लीजिए कि और इसको खंड खंड में विभाजित किया गया है। जैसे ये जो पहला है 5, इसमें यदि हम आयु वर्ष की बात करें तो होंगे 3 से और आप लगाइए 8 वर्ष तक, 3 से और 8 वर्ष तक। इसको कहा गया है कि ये बुनियादी चरण है। यहाँ विद्यार्थी की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, उस बुनियाद को मजबूत करना है, नींव को मजबूत करना है। यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी, भवन भी मजबूत होगा। बात समझ पाए? तो ये 3 से 8 वर्ष वाला, जो ये दूसरा प्राथमिक स्तर की यदि हम बात करेंगे तो 8 से 11 वर्ष का आयु वर्ग इसमें है। 8 से 11 वर्ष ये प्राथमिक स्तर आ जाएगा। जब हम तीसरा, जो 3 है दोबारा, इसमें 11 से 14 वर्ष ये आयु वर्ग ध्यान रखेंगे, और इसमें जो आयु वर्ग आ जाएगा वो 14 से 18 वर्ष, यानी कि जब हम पहुंच जाएंगे उच्चतर माध्यमिक स्तर तक। बात समझ पाए? लेकिन इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो ये पैटर्न नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फॉलो किया जाएगा, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बेस को मजबूत करने पर बल दिया गया है कि फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। इसको इसलिए क्या कहा गया, ये बुनियादी स्तर है, ये बुनियादी चरण है, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। एक आप कह सकते हैं कि इसके तहत जैसे हमने बात की कि स्कूल में 5वीं तक की शिक्षा, एनईपी के तहत स्कूल में कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। बात समझ पाए? दूसरी बात हमने की ही कि भाई एनईपी आने के बाद विद्यार्थी अपनी पसंद का जो विषय वो चाहे उस विषय का चयन कर सकते हैं। यानी कि यदि कोई विद्यार्थी चाहता है कि वो फिजिक्स के साथ में अकाउंट पढ़े या फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़े तो वो पढ़ सकता है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। यानी एक बात आप ये ध्यान रख लेंगे कि एनईपी के अंतर्गत विद्यार्थी कोई भी विषय चुन सकते हैं, कोई भी विषय चुन सकते हैं। एक बिंदु कोडिंग वाली जो हमने बात की उसको नहीं भूलना है आपको। कक्षा 6 से कोडिंग को भी शामिल किया गया है। सभी स्कूलों के संदर्भ में डिजिटल इक्विटी की बात है।
सभी स्कूल डिजिटल किए जाएंगे। क्या होगा? डिजिटल किए जाएंगे। आप कह लीजिए वर्चुअल लैब बनाई जाएंगी। वर्चुअल लैब बनाई जाएंगी ग्रेजुएशन में, या आप कह लीजिए स्नातक में एग्जिट विकल्प होगा। एग्जिट विकल्प होगा, एग्जिट ऑप्शन भी मिलेगा स्नातक में। यदि किसी ने 1 वर्ष तक पढ़ाई करके, किसी ने 1 वर्ष तक स्नातक की है, कोई भी मान लीजिए बीकॉम किया है, बीए किया है, कोई भी अन्य चीज हो सकती है, वो क्या 1 वर्ष तक पढ़ाई की, यदि वो 1 वर्ष के बाद एग्जिट करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि किसी ने 2 वर्ष तक पढ़ाई की है तो 2 वर्ष तक पढ़ाई कर लेने के बाद एग्जिट करता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि उसके जो उसने जो समय दिया है उस समय के बदले में उसे प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बात समझ आ गई यहां तक की? तो आप यदि इसको और कंक्लूड करके समझे, निष्कर्ष निकाल के देखें, तो आप पाएंगे कि एक तो शिक्षा को वहनीय बनाना है, शिक्षा तक पहुंच जो है सभी की पहुंच हो जाए, समता आ जाए, गुणवत्ता तो हमेशा रहेगी ही शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए आप देखेंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, और ये आजादी के बाद से चला आ रहा है निरंतर, कि हम अनुसंधान पर बल दे रहे हैं, हम शोध कार्यों पर बल दे रहे हैं, अनुसंधान की गुणवत्ता पर बल दे रहे हैं। हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में हो रहे जो अनुसंधान है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें। बात समझ पाए? इससे क्या होगा कि भाई नए शोध कार्य होंगे, कोई नई चीजें सामने आएंगी, नई प्रगति होगी, कोई नई तकनीक सामने आएगी, इससे राष्ट्र प्रगति करता है। बात समझ पाए? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अनुसंधान पर बल दिया गया है, शोध कार्यों पर बल दिया गया है। इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रखा गया है कि विद्यार्थी स्वतंत्र रहे, विद्यार्थी के पास में अपने अध्ययन को लेकर, अपने अधिगम को लेकर निर्णय लेने की स्वतंत्रता रहे, निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए विद्यार्थी के। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब विद्यार्थी स्वयं की इच्छा शक्ति से अधिगम करता है तो उसका अधिगम वास्तविक अधिगम कहलाता है, प्रभावी अधिगम कहलाता है। बातें समझ पाए? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर संक्षेप में जो बातें की हैं आपको समझ में आई होंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कुछ विचार तो आपके बने ही होंगे, कुछ नई बातें तो आपने सीखी ही होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।